सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सबसे पहले क्लास के स्टार्ट होने के साथ आपके लिए एक बढ़िया सा मोटिवेशन लिखा है। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो रुकते नहीं हैं, जो रुकते नहीं, हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाते रहते हैं। अब देखो, इसको बहुत ध्यान से समझो। देखो, जो स्टूडेंट ना हर दिन थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करता है, चाहे उसे कितनी भी डिफिकल्टी से आए, वो एक दिन ना अपना गोल अचीव कर ही लेता है। मान लो दो स्टूडेंट है। पहला स्टूडेंट 10 घंटे पढ़कर 5 दिन बाद पढ़ना छोड़ देता है। ठीक है, मतलब एक स्टूडेंट है जो 10 घंटे डेली पढ़ता है, लेकिन 5 दिन बाद ना वो पढ़ के छोड़ देगा। लेकिन वहीं एक दूसरा स्टूडेंट है जो सिर्फ 2 घंटे रोज पढ़ता है, लेकिन बिना रुके 6 महीने तक कंटिन्यू रहता है। एग्जाम में सिलेक्शन ज़्यादा चांसेस दूसरे स्टूडेंट के ही होंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी हमेशा ना टेम्पररी मोटिवेशन से ज़्यादा पावरफुल होती है। इसलिए याद रखना, टैलेंट से ज़्यादा ना कंसिस्टेंसी मैटर करती है। टैलेंट से ज़्यादा क्या मैटर करती है? कंसिस्टेंसी। जितना आप कंसिस्टेंट रहोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉपर तरीके से सक्सेस देखने को मिलेगी। तो कंसिस्टेंट रहो अपनी लाइफ में, डेली पढ़ते रहो और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो ये तो छोटा सा कोड था हमारा, लेकिन अब क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाता हूँ चलूँगा। पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ, पूरा जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने लिखे हुए पॉइंट्स लिखे हुए ये भी समझ में आएंगे। साथ में इसके बाद एक क्वेश्चन भी होगा। मतलब टोटल आज की क्लास में ना आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हर क्लास का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा, हर एक टर्म का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा। उसके बाद से हम उसका क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझते हैं। देखो, आरबीआई ने 3 नए सर्विस लॉन्च किए। जो आरबीआई हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 नए सर्विस लॉन्च किए। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है आपका इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्विस ऑफ हाउस होल्ड, IESH। दूसरा है रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, RCCS। और थर्ड है आपका अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, UCCS। तो 3 सर्वे कौन कौन से हैं? IESH, RCCS, UCCS। ठीक है, तो उसके बारे में समझते हैं। पहले ये समझते हैं इन तीनों सर्वे का मतलब है क्या। देखो, इन सर्वे का पर्पस है लोगों से फीडबैक लेना कि उन्हें महंगाई और इकोनॉमी के बारे में क्या लगता है। मतलब इस सर्वे से क्या होगा, लोगों से लोग बातें करेंगे, लोगों से लोग चीज़ें पूछेंगे कि मतलब आपको महंगाई और जो इकोनॉमी के बारे में आपको क्या लगता है। क्या उनकी डेली लाइफ में उनको लाइक उनके जो इनकम ग्रोथ है वो बढ़ पा रहे हैं? क्या महंगाई उनको कैसे फेस कर रहा है? वो महंगाई से क्या समझ पा रहे हैं? क्या उनके इनकम के सोर्सेज बढ़ पा रहे हैं? इसके बारे में जो आरबीआई है वो सर्वे करेगा और उन लोगों से क्या लेगा? फीडबैक लेगा। उनका फीडबैक का मतलब तो आप समझते ही होंगे। आगे बात करते हैं। अब तीनों टर्म्स जो भी पढ़ाए थे, ICSH, फिर RCCS और UCCS, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले आता है आपका IESH सर्वे। देखो, IESH सर्वे ने आरबीआई ये जानेगा कि लोगों को फ्यूचर में इन्फ्लेशन कितना बढ़ना या घटने की उम्मीद है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो IESH के बारे में तब समझ गए कि आरबीआई IESH सर्वे से जानेगा कि लोगों को फ्यूचर में महंगाई कितना बढ़ने या घटने की उम्मीद रहेगी। उसके बाद से दूसरा आता है आपका RCCS। ये सर्वे गांव के लोगों की इनकम, नौकरी, खर्च और इकोनॉमी पर भरोसे को मेजर करता है। अब मान लो कोई भी लाइक एक गांव में 100 लोग हैं, तो ये लोग जाएंगे वहां जाके उन लोगों से पूछेंगे कि क्या आपकी इनकम बढ़ पा रही है, आपकी खेती किसानी कैसी चल रही है, क्या आप ट्रैक्टर ले पा रहे हैं। अगर वहाँ के लोग, मेजोरिटी ऑफ द लोग ये कहते हैं कि हाँ, हमारे पास ये सारी चीज़ें हो पा रही हैं, तो जो आरबीआई है वो इसका रिकॉर्ड बनाएगा और वो देख पाएगा कि गांव में ना एक इनकम के सोर्सेज बढ़ रहे हैं, गांव ना विकसित हो पा रहा है। ठीक है, और अगर नहीं हो पाएगा तो वो सारे रिकॉर्ड्स बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग वो उस चीज़ पे काम करेंगे। आगे बात करते हैं UCCS क्या होगा। UCCS सर्वे शहर के लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन, उनकी इनकम, उनकी एम्प्लॉयमेंट और स्पेंडिंग पैटर्न को जानने के लिए कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो UCCS किसके लिए दोस्तों? बेसिकली ये है शहर के लोगों के लिए, और RCCS जो है वो गाँव के लोगों के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो उसके बाद से इन सर्वे की रिपोर्ट आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में मदद करती है। ठीक है, जो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसको बनाने में ये चीज़ से मदद मिलेगी, जो ये 3 सर्वे हमने अभी पढ़े। आगे बात करते हैं। ये सर्वे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC की 3 से 5 अगस्त 2026 की मीटिंग से पहले लॉन्च किए गए थे। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसकी मीटिंग से पहले ये सर्वे लॉन्च किए थे। तो मीटिंग कब होने वाली थी? 3 से 5 अगस्त के बीच में। अब जो हमने फर्स्ट पढ़ा था ना, ICSH, ठीक है, जो हमने ये पढ़ा था IESH, ठीक है, उससे के बारे में यहाँ पे लिखा है कि IESH सर्वे भारत के 19 सिटी में कंडक्ट किया जाता है। अभी कंट्री बोल रहा था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। 19 सिटीज़ में कंडक्ट किया जाता है। जो आपका IESH है वो सर्वे भारत के 19 सिटीज़ में कंडक्ट किया जाता है।
और इस सर्विस में हर फैमिली की डेली कंजप्शंस आइटम जैसे दूध, सब्जी, पेट्रोल, बिजली, राशन, जो डेली बेसिस होते हैं ना, डेली के जो खर्चे होते हैं उनके बेसिस पर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस पूछी जाती है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन एक्सेप्शन पूछी जाती है। ठीक है, IESH सर्वे के अकॉर्डिंग। तो ये पूरे हमने 9 पॉइंट पढ़े। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और मुझे प्रॉपर विश्वास है आप उसका आंसर एक बार में दे लेंगे। देखो, रिसेंटली विच आरबीआई सर्विस कंडक्टेड अक्रॉस 19 सिटीज। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि अक्रॉस 19 सिटीज, तो यहाँ पर क्या था, 19 सिटीज IESH सर्वे भारत के 19 सिटीज में कंडक्ट किया जाता है। क्या कंडक्ट किया जाता है, IESH। ठीक है, तो यहीं से आपका क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया होगा। 90 cities to access household inflation expectations based on their individual consumption baskets। तो इसका क्या है, आपका RCCS रूरल के लिए था, UCCS आपका अर्बन के लिए था, बट इसका आंसर क्या है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउसहोल्ड IESH। तो इसका ये रहा आंसर। ठीक है, अब हम एक चीज़ प्रॉपर यहाँ पर समझ लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं। जो आपका IESH होता है वो आपका होता है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस के लिए होता है दोस्तों। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था RCCS, ये किसके लिए होता है, ये हमारा रूरल के लिए होता है। ठीक है, गांव के लोगों के लिए। उसके बाद आता है UCCS, ये किसके लिए होता है, ये हमारा अर्बन के लिए होता है। ठीक है, फुल फॉर्म इन सब के आगे लिखे हुए थे। उसके बाद से हमने पढ़ी थी कि जो MPC की मीटिंग है वो कब होने वाली थी, 3 तारीख से लेके 5 अगस्त, 3 से लेके 5 अगस्त के बीच में ये मीटिंग होने वाली थी। ठीक है, और उसके बाद से जो IESH है वो कितने शहरों को कवर करता है दोस्तों, 19 सिटीज़। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर था 19 सिटीज़ कौन कवर कर रहा है, IESH। होप करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं। ओके, अब ये भी यहाँ से आपकी एक बैंक न्यूज़ स्टार्ट होती है, इसको ध्यान से समझते हैं। देखो, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जैगल कंपनी के साथ पार्टनरशिप की। जो आपकी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसने जैगल कंपनी के साथ क्या करी है, पार्टनरशिप करी है। दोनों ने मिलकर AU जैगल को ब्रांडेड रिटेल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने और जैगल कंपनी ने क्या लॉन्च किया दोस्तों, एक रिटेल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अब ये जो क्रेडिट कार्ड है वो वीज़ा और रुपए दोनों पेमेंट नेटवर्क्स पर अवेलेबल होगा। ये क्रेडिट कार्ड को जैक.मनी प्लेटफॉर्म के थ्रू लॉन्च किया गया है। ठीक है, सबके एक एप्लीकेशंस लॉन्च करते हैं, प्लेटफॉर्म्स लॉन्च करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड को कहाँ, जैक.मनी प्लेटफॉर्म के थ्रू लॉन्च किया गया है। इस कार्ड में कस्टमाइजेबल रिवॉर्ड्स मिलते हैं, आपको कस्टमाइजेबल रिवॉर्ड्स मिलेंगे, लाइक कैशबैक वगैरह सारी चीज़ें मिलेगी। यानी कस्टमर्स अपनी ज़रूरत के हिसाब से रिवॉर्ड्स चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। होप करता हूँ 5 पॉइंट समझ में आए होंगे। इसके बाद हमें देखने को मिलता है इसमें जैक कॉइन्स मिलते हैं। देखो, हर जगह कुछ ना कुछ, जैसे पेटीएम, फ़ोन पे, भारत पे सबके अलग अलग टर्म्स होते हैं। तो इसमें आपको जैक कॉइन्स मिलते हैं। जैसे क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं, डेबिट पॉइंट्स मिलते हैं, वैसे ही जैक कॉइन्स मिलते हैं जिन्हें बाद में कैशबैक में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, आपको लाइक 500 600 समवॉट का कॉइन्स मिलेगा, जिसको आप अभी आपको क्या मिलेगा, पहले कॉइन्स मिलेंगे, फिर आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों, उसको आप कैशबैक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कार्ड UPI को भी सपोर्ट करता है। UPI का फुल फॉर्म याद रखना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को भी सपोर्ट करता है, जिससे UPI के थ्रू पेमेंट करना आसान हो जाता है। इसमें कॉन्टेक्टलेस पेमेंट्स की सुविधा भी दी गई है, यानी कार्ड को मशीन के पास टैप करके पेमेंट की भी जा सकती है। लाइक एक अच्छा खासा मॉड्यूल देखने को मिल रहा है। आगे बात करते हैं। इस क्रेडिट कार्ड का मेन पर्पस है कस्टमर्स को इजी, डिजिटल और पर्सनलाइज पेमेंट एक्सपीरियंस देना है। दोस्तों देखो, भारत हमारा एक ऐसा प्यारा सा देश है जहाँ पर ना हमें बहुत ज़्यादा डिजिटल पेमेंट्स डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। तो याद रखना ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हमारा भारत पूरा का पूरा डिजिटल पेमेंट्स पर निर्भर होता हुआ जा रहा है। तो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी है। आगे बात करते हैं। ठीक है, तो वो 9 पॉइंट ही समझ में आ गया, मेरे ख्याल से क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो रिसेंटली AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जैगल प्रीपेड ओशन सर्विस लिमिटेड के साथ AU जैगल को ब्रांडेड डिटेल कार्ड को लॉन्च किया है। ऑन विच पेमेंट नेटवर्क, तो अभी हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, वीज़ा एंड रुपे। क्या हमने वीज़ा और रुपे ही पढ़ा था, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिखा होगा वीज़ा एंड रुपे। ये क्रेडिट कार्ड वीज़ा और रुपे दोनों पेमेंट नेटवर्क्स पे अवेलेबल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, वीज़ा एंड रुपे। ठीक है, अब कुछ हम नॉर्मल टर्म समझ लेते हैं कि इसमें बैंक कौन सा है, हमारा बैंक है हमारा
AU स्मॉल फाइनेंस बैंक दोस्तों। उसके बाद से बैंक के बाद आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि इसका पार्टनर कौन है, तो पार्टनर कौन है आपका, जैगल प्रीपेड ओशन सर्विस लिमिटेड दोस्तों। बैंक का नाम और पार्टनर आप यहाँ लिख के रखना। उसके बाद से आपका पूछ सकता है कि कार्ड नेम क्या है, तो कार्ड नेम बताओ, कार्ड नेम कौन सा है आपका, AU जैगल को ब्रांडेड रिटेल क्रेडिट कार्ड। क्वेश्चन में ही आपको सारे टर्म्स देखने को मिल जाए। मैं माफ़ी चाहूँगा राइटिंग प्रॉपर नहीं आ रही, बट डे बाय डे राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कंसिस्टेंट रहोगे तो अच्छा खासा रिजल्ट भी देखने को मिलेगा और सक्सेस भी मिलेगी। तो आपको सक्सेस मिलेगी बैंक में और मुझे मिलेगी राइटिंग में, ओके। उसके बाद से हमें क्या समझ में आएगा कि पेमेंट नेटवर्क कौन से दोस्तों, पेमेंट नेटवर्क की बात हुई थी तो वीज़ा और रुपीज़ के पेमेंट नेटवर्क है। अब बात करेंगे कौन से प्लेटफॉर्म पे दोस्तों, तो प्लेटफॉर्म है आपका Zag.money, ZEGG Zag.money। इसको अभी जाके चेक करना कि ये चीज़ है, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। लास्ट में बात करेंगे दोस्तों इसके फीचर्स के भी बारे में बात कर सकते हैं, इसके क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे हमें। तो इसके फीचर्स आपको मिलेंगे, देखो आपको रिवॉर्ड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, कस्टमाइजेबल रिवॉर्ड्स की बात थी, ठीक है। साथ में आपको जैग के कॉइन्स के कैशबैक देखने को मिलेंगे, कॉइन से फिर आप क्या कर सकते हैं, कैशबैक ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद से ये आपको यूपीआई में भी सपोर्ट करेगा, ये बात याद रखना, ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में भी सपोर्ट करेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे 2 क्वेश्चन, आगे बात करते हैं। ओके अब एक और हमारी बैंकिंग न्यूज़ है, बैंकिंग अवेयरनेस, लाइक जो भी लोग SBI IBPS की तैयारी कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, याद रखना। बैंक के मेन एग्जाम्स में जो ज़्यादा न्यूज़ आती है ना, वो लास्ट के टू मंथ्स में ज़्यादा देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं, IDFC के बारे में बात करने वाले हैं। तो IDFC फर्स्ट बैंक ने EPFO पेमेंट सर्विस लॉन्च की है। क्या लॉन्च की है, EPFO पेमेंट सर्विस। अब EPFO का फुल फॉर्म आपको बताता हूँ। ये सर्विस EPFO फुल फॉर्म एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर शुरू की गई है। मतलब IDFC फर्स्ट बैंक ने EPFO पेमेंट सर्विस लॉन्च की है और उनने मिलकर ये सर्विस को एक साथ लॉन्च किया है। आगे बात करते हैं, EPFO भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर काम करती है। एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है कि जो EPFO है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, तो आप क्या बोलोगे, भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इस सर्विस की मदद से कंपनीज एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज़ का PF जो प्रोविडेंट फंड होता है वो ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। मतलब जो भी PF होता है ना, वो आप कैसे जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। किसके थ्रू, IDFC फर्स्ट बैंक से EPFO पेमेंट के थ्रू, ठीक है। उसके बाद से एम्प्लॉयर सबसे पहले EPFO पोर्टल पे पेमेंट इनिशिएट करेगा। मतलब जो इसके स्टेप्स लिखे हैं, मतलब ये जो एम्प्लॉयर होगा वो सबसे पहले EPFO पोर्टल पे पेमेंट इनिशिएट करेगा। उसके बाद बताओ हमारे स्टूडेंट्स को क्या होने वाला है, उसके बाद पेमेंट को IDFC फर्स्ट बैंक के इंटरनेट बैंकिंग, रिटेल या कॉर्पोरेट बैंकिंग के थ्रू कंप्लीट करेगा। मतलब पहले वो क्या करेगा, पहले हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, पहले वो पेमेंट को इनिशिएट करेगा, EPFO पोर्टल पर पेमेंट को इनिशिएट करेगा। उसके बाद से फिर उसके बाद पेमेंट को IDFC फर्स्ट बैंक के इंटरनेट बैंकिंग, रिटेल या कॉर्पोरेट बैंकिंग के थ्रू कंप्लीट करेगा। इस प्रोसेस में कोई भी पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ ऑनलाइन होगा। लाइक ऑनलाइन ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी होंगे वो फिल करने पड़ेंगे। ये सिस्टम फुल्ली डिजिटल, सिक्योर और पेपरलेस पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। या कि पहले लाइक PF जो करना होता था वो बैंक में जाके करना पड़ रहा है लाइक लोगों को, नहीं ऐसा नहीं, और भी लोगों ने ये चीज़ करके थी, बट अभी हम IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये पूरा प्रॉपर ना पेपरलेस पेमेंट रहेगा। इससे एम्प्लॉयज़ का क्या बचेगा, टाइम बचेगा, PF कंट्रीब्यूशन जल्दी और आसानी से जमा हो जाएगा। लाइक कुछ लोग होंगे जो जाके बैंक में जमा कर रहे होंगे, उनको वो नहीं करना पड़ेगा, वो ऑनलाइन के थ्रू सारा काम हो जाएगा, पेपरलेस की बात है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, रिसेंटली विच बैंक लॉन्च EPFO पेमेंट सिस्टम। अभी फिर हमने किसकी बात करी थी, कौन से बैंक ने EPFO पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है, बाय इंटीग्रेटिंग विद द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर पता होगा आपको, लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट लाइन में था IDFC फर्स्ट बैंक ने EPFO पेमेंट सर्विस लॉन्च की है, तो इसका आंसर क्या होगा, IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है, ठीक है। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना चाहिए दोस्तों। बैंक कौन सा है हमारा, यहाँ पर सारे टर्म्स लिखते हुए चलूँगा। बैंक हमारा है, सॉरी, IDFC फर्स्ट बैंक हमारा बैंक का नाम है। उसके बाद से दोस्तों जब सर्विस की बात होगी तो सर्विस किसकी है दोस्तों, सर्विस है आपकी, सॉरी, सर्विस है आपकी EPFO, ठीक है, EPFO पेमेंट सर्विस। और दोस्तों ऑर्गेनाइजेशंस भी कौन सी है आपकी, EPFO, ठीक है, EPFO। और मैंने आपको बताया था किस मिनिस्ट्री के अंदर दोस्तों लॉन्च किया गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ
लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये मैंने पॉइंट्स में भी पढ़ाया था, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, सॉरी एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और लास्ट में एक चीज़ और बताता हूँ, इसका पर्पस क्या है दोस्तों, पीएफ कॉन्ट्रीब्यूट पीएफ कंट्रीब्यूशन को डिजिटल बनाना, सिक्योर करना, और सबसे मेन चीज़ पेपरलेस बनाना, ठीक है। फोर्थ पे चलते हैं दोस्तों, आई होप करता हूँ समझ में सब आ रहा होगा। एक और आपके साथ बैंकिंग न्यूज़ आपके सामने, बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी ने एनएमसी हेल्थ पीएलसी और एनएमसी हेल्थ के लिमिटेड के साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया है। इस सेटलमेंट के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा ने यूएसडी 600 मिलियन लगभग 5100 करोड़ का पेमेंट करेगा, ठीक है। ये पेमेंट यूएई की एनएमसी ग्रुप को दिया गए लोन से जुड़े विवाद को ख़त्म करने के लिए किया गया है, ठीक है। जो यूएई है उसके एनएमसी ग्रुप को दिए गए लोन से जुड़े विवाद को ख़त्म करने के लिए दिया गया है। एनएमसी ग्रुप के यूएई की हेल्थ केयर कंपनी थी जो बाद में फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण कोलैप्स मतलब बंद हो गई थी, ठीक है। आगे बात करते हैं। उसके बाद से इस मामले में काफ़ी समय से अबू धाबी ग्लोबल मार्केट कोर्ट और यूके इंसॉल्वेंसी कंपनीज कोर्ट में लीगल केस चल रहा था। दोनों पार्टीज ने कोर्ट के बाहर ही समझौता आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया, इसलिए लंबी लीगल लड़ाई और लीगल खर्च से बच गए। इस सेटलमेंट में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी कोई गलती या जिम्मेदारी एक्सेप्ट नहीं की है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि बैंक में केस को जल्दी ख़त्म करने के लिए सेटलमेंट किया, ना कि अपनी गलती माने, ठीक है। लाइक जो भी था प्रॉपर सेटलमेंट जल्दी करो, अपनी कोई गलती वगैरह नहीं मान रहे। उसके बाद से यहाँ पर देखो, रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा एग्री टू पे, बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये एग्री किया था कि हम 600 मिलियन देंगे ना कोर्ट ऑफ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट टू रिजॉल्व क्लेम्स रिलेटेड टू इस लैंडिंग कंपोजर टू विच कोलैप्स कंपनी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, लेकिन मेरा काम है आपको कुछ चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से एग्जाम पॉइंट्स बताना। दोस्तों देखो, बैंक कौन सा था आपका, बैंक की बात करेंगे, बैंक और आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। कंपनी कौन सी थी दोस्तों, कंपनी जो थी वो थी आपकी एनएमसी हेल्थ पीएलसी और एनएमसी हेल्थ केयर लिमिटेड। उसके बाद से सेटलमेंट कितने का हुआ था, जो अमाउंट का सेटलमेंट हुआ था वो हुआ था आपका 600 यूएसडी 600 मिलियन, मतलब लगभग 5100 करोड़ का। उसके बाद से ग्रुप ऑफ मतलब जो एनएमसी ग्रुप है वो कहाँ किस कंट्री है, तो वह है यूएई, ठीक है। मीन्स मैं ये बोलना चाहता था कंट्री ऑफ एनएमसी ग्रुप यूएई। और सेटलमेंट किस टाइप का था दोस्तों, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट था, मतलब गलती किसी ने मानी नहीं, सिर्फ सेटलमेंट करके जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश करो, ये चीज़ें थी, ठीक है। तो इसका आंसर अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना। आगे चलते हैं। ओके, अब पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक नई कमेटी बनाई है जिसका नाम एसेंट कमेटी है, ASCEND कमेटी है। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, एक्सेलरेटेड स्केलिंग ऑफ ग्लोबल कैपिटल इकोसिस्टम एंड एनपीएस डेवलपमेंट। इस कमेटी का मेन पर्पस है दोस्तों, याद रखना, मेन पर्पस फुल फॉर्म ये चीज़ें पूछी जाती है। इस कमेटी का मेन पर्पस है एनपीएस को और मजबूत बनाना। ये कमेटी दुनिया के बड़े पेंशन फंड्स को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज करेगी। मतलब ये जो कमेटी है वो दुनिया के बड़े पेंशन फंड्स को इंडिया में, लाइक इंडिया के बाहर की जितनी भी पेंशन फंड्स होगी, ग्लोबल पेंशन फंड्स को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए क्या करेगी, इनकरेज करेगी उनके प्रॉपर प्लानिंग से। आगे बात करते हैं। उसके बाद से इस इन्वेस्टमेंट से इंडिया को लॉन्ग टर्म स्टेबल कैपिटल, मतलब लंबे समय का पैसा मिलेगा। इस पैसे का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होगा, जैसे रोड्स, ब्रिज, रेलवे, एयरपोर्ट और अन्य इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को डेवलपमेंट में किया जाएगा। कमेटी ये भी इंश्योर करेगी कि एनपीएस सब्सक्राइबर्स, लाइक जिन लोगों ने एनपीएस में इन्वेस्टमेंट किया है, लाइक के पैसे और उनके इंटरेस्ट जो होंगे वो सुरक्षित रहें, क्या रहें, सुरक्षित रहें। एसेंट कमेटी का चेयरमैन कौन है, दिनेश दिनेश खरा है, जो एनपीएस ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा होगा आपसे, रिसेंटली द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी constituted which committee to strengthen the NPS system by attracting global pension fund investment into India। तो क्या है, ASCEND कमेटी, ठीक है। अब यहाँ से कुछ हम प्रॉपर पॉइंट समझते हैं। तो अथॉरिटी कौन सी है दोस्तों, अथॉरिटी पूछ सकता है, तो अथॉरिटी क्या है, ASCEND कमेटी।
फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद से पर्पस क्या है दोस्तों, मेन चीज़ एग्जाम में पर्पस पूछा जा सकता है, ठीक है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है कि एनपीएस को मजबूत बनाना और ग्लोबल पेंशन फंड इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, ठीक है दोस्तों। चेयरमैन की बात करते हैं, चेयरमैन कौन है, चेयरमैन है इनके दिनेश खरा, ठीक है। उसके बाद से इसका फोकस क्या है दोस्तों, है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे पैसा लगाना और साथ में जो एनपीएस सब्सक्राइबर्स हैं उनके जितने भी टर्म्स वगैरह उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो ये थे हमारे टॉप के आज 5 करंट अफेयर, जिसमें बेसिकली ज़्यादा वेटेज था बैंक अवेयरनेस का, क्योंकि ये बैंकिंग के जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं ना, अभी एसबी और आईबीपीएस कंडक्ट होने वाला है, मतलब मेंस आने वाला है उसके लिए, ठीक है। तो ऐसे डेली करंट अफेयर्स चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और फोर्थ वाले का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।